गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में भौतिक रसायन की यूनिट 1 की गैसियस स्टेट में उसका पहला टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित क्या हैं और अणुगति समीकरण का डेरिवेशन या व्युत्पत्ति किस प्रकार से किया जाता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत विभिन्न गैसीय नियम जैसे कि बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और ग्राम के विसरण नियम को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। इस सिद्धांत को बर्नौली ने सन 1738 में प्रस्तावित किया था। इसे विकसित करने का श्रेय क्लॉसियस, वॉन डेर वाल, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल को जाता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत गैसों के गुणों को स्पष्ट करने में बहुत सफल रहा है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक गैस बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है और इन कणों को हम अणु कहते हैं। एक गैस के अणु एक समान होते हैं परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी एक प्रकार की गैस को ले लें, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इन सभी गैसों में इनके जो अणु हैं वो सभी अणु एक समान होते हैं। गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस का संपूर्ण आयतन उस आयतन को कहा जाता है जिसमें कि गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस को जितना भी जगह, जितना स्पेस उसको मिलता है वो उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, उसको घेर लेती है और उसकी तुलना में गैस के अणु का जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है। तीसरा, गैस के अणुओं को ठोस, गोलाकार और पूरी तरह से इलास्टिक कण माना गया है, जिसमें न तो कोई आकर्षण होता है और न ही कोई प्रतिकर्षण होता है। कणों की पारस्परिक टक्कर में गतिज ऊर्जा की भी क्षति नहीं होती है। देयर इज़ नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन्स हैं या टक्कर हैं वो पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं। गैसों के अणु निरंतर सीधी रेखा में विचरण करते हैं। वो आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते हैं और पात्र की दीवारों से अपनी दिशा बदल लेते हैं। गैस का दाब उसके अणुओं का पात्र की दीवारों पर किए गए टक्करों का ही परिणाम होता है कि जब गैस के अणु विचरण करते हैं तो उस पात्र की दीवारों से टकराते हैं और गैस का दाब उत्पन्न होता है। अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अणुओं की औसत ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं, आपको एक क्यूब यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें 3 डायरेक्शंस हमने ड्रॉ की हैं। एक्स डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है, एक्स जो कि राइट हैंड साइड पर है, वाई अपर साइड में है और जेड नीचे की ओर है। और इस घन की भुजा L सेंटीमीटर के समान है। इसमें N अणु भरे हुए हैं। मध्य में हम किसी एक M अणु की कल्पना करते हैं जो कि तीनों दिशाओं में गति करता है। x दिशा में इसकी वेग को vx माना गया, y दिशा में इसकी वेग को vy से दर्शाया है और z दिशा में इसकी वेग को हमने vz से दर्शाया है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जैसे कि प्रेशर को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ लाइक वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से संबंध उसका दर्शाती है। यह इक्वेशन केवल आइडियल गैसेस, आदर्श गैसों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसे रियल गैस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। क्रोनिंग ने एक सिंपल गैस मॉडल को डेवलप किया था
और उसने गैस पार्टिकल के केवल ट्रांसलेशनल मोशन को, जो सीधी रेखा में गति करते हैं, केवल उस मोशन को इन्होंने कंसीडर किया, ना कि उसके रोटेशन और वाइब्रेशन को। इसने केवल उसके ट्रांसलेशन मोशन को यानी सीधी रेखा में गति को ही कंसीडर किया था। उसने माना कि कोई भी गैसीय अणु एक सीधी रेखा में गति करता है। बाद में रुडोल्फ और क्लॉसियस ने क्रोनिंग का जो स्टेटमेंट था, मॉडल था, उसको डेवलप किया अपने तरीके से। क्लॉसियस ने न केवल ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर किया, लेकिन उसने रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को भी कंसीडर किया। हम यहाँ पर इस क्यूब को देख रहे हैं, जिसके जो लेंथ है वो L है और इसका एरिया A के बराबर है, और जो क्यूब का वॉल्यूम है यानी कि आयतन है उसे हम V से दर्शा रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो क्यूब है या घन है ये एक आइडियल गैस से भरा हुआ है, जिसका दाब P है, टेम्परेचर T है। माना कि इसमें स्मॉल n और कैपिटल N, स्मॉल n इसके मोल्स की संख्या को दर्शा रहा है और कैपिटल N इसमें अणुओं की संख्या को, गैस के अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। स्मॉल m तथा कैपिटल M एक अणु और गैस के द्रव्यमान को दर्शाता है। स्मॉल m उस अणु के द्रव्यमान को दर्शा रहा है जिसका कि हम यहाँ पर अध्ययन, जिसका विभिन्न दिशाओं में गति का अध्ययन हम करेंगे। मान लेते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल v वेग से vx, vy और vz दिशा में गति कर रहा है। जब वो गति करता है तो वो पात्र की दीवारों से भी टकराता है, और जब वो पात्र की दीवारों से टकराता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। जब वो दीवार की टकराने से अणु टकराता है तो उसका संवेग होगा, दीवार पर टकराने पर उसका संवेग होगा mv(x) और टकराने के बाद उसका संवेग होगा -mvx, और इसका मान उसके बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि टक्कर पूरी तरह से प्रत्यास्थ है, उसमें किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। तो दीवार से टकराने से पहले और दीवार से टकराने के बाद अणु का जो संवेग है वो एक समान है, केवल हम इसके जो साइन है वो चेंज हो गए हैं। तो इस प्रकार से एक टक्कर के पश्चात संवेग में होने वाला जो कुल परिवर्तन है, जिसे डेल P से हम दर्शा रहे हैं, उसका मान होगा 2mvx x दिशा में। टक्कर के पश्चात जो अणु है वो 2L दूरी तय करता है और फिर से वो दीवार से टकराता है। इस प्रकार से L दूरी तय करके दीवार से टकराने के लिए अणु L सेंटीमीटर दूरी से तय की, तो 1 सेकंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसे हम यहाँ x/L से दर्शा रहे हैं। एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx है, अतः प्रति सेकंड संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है हम इसे 2mvx² L से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप ये जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसलिए समय किसके बराबर होगा, दूरी बटा चाल के, या दूरी बटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ एक साइन मिस हो गया है, इट इज़ 2L/vx। तो इस प्रकार से जब बार बार कोलिजन होते हैं तो एक बल उत्पन्न होता है। बल का जो मान है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, फोर्स बराबर डेल P/डेल T। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में मान रखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू होगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में हम यहाँ मान रख रहे हैं। तो हम ये जान, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 में हमने मान रखा
तो फोर्स बराबर होगा 2mvx अपॉन 2l अपॉन vx। यहाँ में से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, vx ऊपर गया तो vx स्क्वायर हुआ, तो mvx स्क्वायर अपॉन l। जब बराबर कोलिजन होते हैं, लगातार कोलिजन होते हैं, तो दीवार पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है। और अब हम इस दाब की कैलकुलेशन करेंगे। हम ये जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल F अपॉन A। तो हम यहाँ पर F का मान रखेंगे और A का मान रखेंगे। F का मान होगा mv स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू l। तो इसको हमने l क्यूब लिखा, l क्यूब की जगह हम v भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आयतन को दर्शा रहा है। और हम यह जानते हैं कि जो गैस है वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जो कि सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में गति करते हैं। इस प्रकार से जब n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होता है तो उनके द्वारा दाब पर लगने वाला जो दीवार पर लगने वाला दाब है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसका मान होगा P इज इक्वल्स टू m/l क्यूब इंटू वी स्क्वायर x1 प्लस वी स्क्वायर x2 प्लस वी स्क्वायर x3 प्लस सो ऑन वी स्क्वायर xn, यानी नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स है तो n प्रकार की गतियाँ यहाँ पॉसिबल होंगी। हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन हमारे पास आई mn v स्क्वायर, ये इसका औसतन मान है वेग का, डिवाइडेड बाय v। कैपिटल V यहाँ आयतन को दर्शा रहा है। v स्क्वायर x दिशा में सभी अणुओं के एवरेज वेलोसिटी को दर्शा रहा है। इस प्रकार से v स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, उसका मान है 1/3 v स्क्वायर के। तो pv का मान हमने इसको 1/3 इसलिए कहा क्योंकि यहाँ तीनों दिशाओं में अणु गति कर सकता है, लेकिन ये केवल x दिशा में हमने गति को देखा है। तो ये कुल दिशाओं का 1/3 है, 1/3 है, इसलिए pv का मान होगा 1/3 mn v स्क्वायर। इसे कहा जाता है गैस अणुगति समीकरण। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।